नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अब हम लोग पीजीटी और जीआईसी के एग्जाम को दोनों को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे और उसी के सीक्वेंस में आज हम लोग सबसे पहले जीआईसी के सिलेबस को देखेंगे कि आपकी परीक्षा में जीआईसी का सिलेबस क्या दिया गया है। वैसे आपको सिलेबस पता भी होगा और ऐसा नहीं है कि सिलेबस में कोई बहुत नई बात दी गई है, लेकिन हाँ, चीज़ों को कैसे आपको कवर करना है और किन किन महत्वपूर्ण किन पॉइंट्स को ज़्यादा यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सामान्य तौर पर सामान्य तरीके से आप जो भूगोल के सिलेबस को पढ़ते हैं, तो भूगोल के सिलेबस को आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो सबसे पहला इसमें आप भूगोल को मुख्य तौर पर जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो मुख्य तौर पर आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं विश्व का भूगोल, एक को कहते हैं विश्व का भूगोल और दूसरे को हम लोग कहते हैं भारत का भूगोल। तो ये तो आपका मुख्य हो जाता है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। लेकिन अब इसमें जो आपका ये जीआईसी और पीजीटी में होता है या टीजीटी में भी है, तो उसमें आपको दो अलग अलग चीज़ें भी थोड़ा सा दी गई हैं। इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर एक आपका हो जाता है भौगोलिक चिंतन या भौगोलिक विचारधारा, एक को कहते हैं भौगोलिक चिंतन या इसी को कहा जाता है भौगोलिक विचारधारा, और दूसरा जो होगा इसमें से एक्स्ट्रा वाले में से वो हो जाएगा आपका पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पर आपको कुल ये 4 खंड पढ़ने होते हैं भूगोल के अंतर्गत। पहला हो गया विश्व का भूगोल, दूसरा यहाँ पर रख लेंगे भौगोलिक चिंतन, तीसरा रख लेंगे पर्यावरण अध्ययन और चौथे के रूप में हम लोग रखेंगे यहाँ पर भारत का भूगोल। तो यहाँ पर आपको ये 4 खंड दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपके जीआईसी परीक्षा के अनुसार सिलेबस में किन बातों को शामिल किया गया है। तो जो पहला ये आपका एक परम धर्म ही है कि जब हम भूगोल पढ़ना शुरू करते हैं तो भूगोल में हमें सबसे पहले भूगोल का यहाँ पर अर्थ आपको पढ़ने की आवश्यकता है, परिभाषा पढ़ने की आवश्यकता है और इसके बाद विषय क्षेत्र पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो ये आपका इसमें पहला पॉइंट ही दिया गया है कि भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, परिवेश, उपागम और प्रविधि, यानी कि उसके पढ़ने के तरीके कौन कौन से हैं उसको देना है और उसकी विधियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, मुख्य परीक्षा में आपको विषय क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखने के लिए आ सकता है विषय क्षेत्र से संबंधित कि भूगोल का विषय क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। तो इस तरह के सवाल आपके मुख्य परीक्षा के लिए बन सकते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन वाइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा यहाँ पर दिया गया है, ये तो मान लीजिए आपका पहला हो गया, और दूसरे में दिया गया है प्रमुख भौगोलिक विचारधाराएं। यहाँ पर आपको दिया गया है विचारधाराएं। दोनों में आपको थोड़ा सा अंतर करने की आवश्यकता है कि पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, नियतिवाद पढ़ना है, नियतिवाद पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है संभववाद, नियतिवाद, संभववाद। उसके बाद संभाव्यवाद पढ़ना है, संभाव्यवाद, नियतिवाद, संभववाद, प्रदेशवाद, प्रदेशवाद और तार्किक प्रत्यक्षवाद, और फिर इसके साथ में आपको व्यवहारवाद पढ़ना है। ठीक है, अब ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो आपका ये वाला सेक्शन है भौगोलिक चिंतन, तो भौगोलिक चिंतन में आपको केवल विचारधाराओं को पढ़ना है, अलग अलग जितने भी विचारक हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या क्या, नियतिवाद एक सिद्धांत है, संभववाद, संभाव्यवाद, प्रदेशवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद और उसके बाद व्यवहारवाद। तो ये आपको भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत पढ़ना है। अब जो हम लोग दूसरा यानी कि तीसरे सेक्शन की बात करने चल रहे हैं वो आपको पढ़ना होगा विश्व के भूगोल में से। अब विश्व के भूगोल में आप देखिए क्या क्या आपको पूछा गया है। यहां पर आपको दिया गया है वायुमंडल,
यहाँ पर क्या है, वायुमंडल, यानी कि आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है या यूं कह ले हम लोग कि जलवायु विज्ञान पढ़ना है। अब इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना होगा वायुमंडल की संरचना, यानी कि जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर का सेक्शन आप पढ़ते हैं विश्व के भूगोल में, वो सारा आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सूर्यातप पढ़ना है, यानी कि इंसोलेशन पढ़ना है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। इसके बाद यहाँ पर ताप बजट यानी कि हीट बजट पढ़ना है। फिर इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर पढ़ना है, और टेम्परेचर का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, खास करके आपके मुख्य परीक्षा के लिए ये सब महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल की संरचना बताइए। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा छोटे शब्दों में, यानी कि 50 शब्दों में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की किस परत के लिए मौसम जिम्मेदार होते हैं, या वायुमंडल के लिए क्षोभ मंडल की परत, वायुमंडल में परिवर्तन के लिए क्षोभ मंडल जिम्मेदार है, कैसे आपको प्रूफ करना हो 50 शब्दों में, तो ये भी आपको पूछा जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग सूर्यातप की बात करते हैं तो एक बड़ा ही पॉपुलर मुख्य परीक्षा में सवाल आता है कि सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। लेकिन जब इसके आगे थोड़ा सा एक स्टेप आप बढ़ते हैं तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है हीट बजट। हीट बजट पर खास करके आपको टिप्पणी लिखने के लिए आता है। मेंस परीक्षा में आपको ये 150 शब्दों में और 250 शब्दों में भी आ सकता है, 50 शब्दों में भी आ सकता है। तो ये ऐसा सवाल है जो कि शब्द सीमा इसके लिए कोई बहुत मायने नहीं रखती है, किसी भी प्रकार से सवाल इसमें पूछा जा सकता है, खास करके हीट बजट से संबंधित। इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है और टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछा गया है। इसमें आपको क्षैतिज और लंबवत दोनों आपसे वितरण पूछा जाएगा। यहाँ पर तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। प्री में तो नॉर्मली सवाल आपसे पूछा जाएगा टेम्परेचर कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, तो ऐसे सवाल। लेकिन मुख्य परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा कि तापमान के, पृथ्वी पर तापमान के क्षैतिज वितरण को बताइए, या उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, तो किसी भी गोलार्ध को लेकर के यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसके बाद होता है तापमान विलोमता, यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए आवश्यक दशाएं, ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होता है मुख्य परीक्षा के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको वायु दाब और वायुदाब पेटियां दिया गया है, यानी कि जितने भी एयर प्रेशर बेल्ट होते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। यहाँ पर हाई प्रेशर कहाँ होता है, लो प्रेशर कहाँ होता है, और इन सब के पीछे वजह क्या होती है, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर लोकल विंड्स के बारे में पूछा जाएगा। लोकल विंड्स के बारे में आपको खास करके टिप्पणी वाले सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपको मान लीजिए कि ब्लिजर्ड के बारे में पूछ लिया गया, या फिर आपको किसी भी स्थानीय पवनों के बारे में आपसे सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर इसके बाद वायुदाब पेटियों का खिसकाव, जो वायुदाब पेटियां होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अगर एयर प्रेशर बेल्ट है तो उसका सबसे बड़ा, उस पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पर पड़ता है, टेम्परेचर को लेकर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होगा उसी के साथ साथ में टेम्परेचर बेल्ट भी क्या होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर शिफ्ट होंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ पर वायुदाब पेटियों का खिसकाव और उनका प्रभाव, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा खास करके क्लाइमेट पर या फिर वहां पर एटमॉस्फेयर पर, तो ऐसे सवाल यहां से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद यहां पर बात करेंगे हम लोग ह्यूमिडिटी की, यानी कि आर्द्रता की, वर्षा और वर्षण के प्रकार की बात यहां करेंगे। फिर उसके बाद चक्रवात और प्रतिचक्रवात, ये सभी किसमें आ रहे हैं, ये सभी आपको इसी क्लाइमेटोलॉजी में ही आएंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी में ही ये सारे चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ चक्रवात और प्रतिचक्रवात, तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात में आपको मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके आपको प्री में तो मान लीजिए चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों के अलग अलग क्षेत्र में नाम पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो पूछा जाएगा वो चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे कि किस चक्रवात में, चाहे उष्णकटिबंधी चाहे शीत कटिबंधी, दोनों प्रकार के चक्रवातों की उत्पत्ति क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो यहाँ पर आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विश्व जलवायु का वर्गीकरण। हमने आपको बताया था कि विश्व जलवायु के वर्गीकरण में आपको मुख्य तौर पर दो पढ़ना होता है, कोपेन और थार्नथवेट का। तो यहाँ पर जीआईसी का जो सिलेबस है उसमें कोपेन और थार्नथवेट का ही दिया गया है।
इनके अनुसार विश्व का जलवायु वर्गीकरण आपको पूछा जाएगा और विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं इनके बारे में। फिर इसके बाद अब हम लोग इसके बाद जो अगला हमारा सेक्शन होगा 4th नंबर पे, वो हो जाएगा अब आपका फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल में आप लोग क्या पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल में हम लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो खास करके विश्व के भूगोल में आप जीएस के स्तर पे पढ़ते हैं। लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ों को देखिए, कोई भी भूगोल अगर आप पढ़ रहे हैं या कोई भी विषय पढ़ रहे हैं और अगर वो जीएस में आता है तो केवल और केवल नज़रिए का फ़र्क है। अगर आपका मान लीजिए वही मुख्य परीक्षा में है तो उसका नज़रिया अलग होगा, प्री में है तो उसका नज़रिया अलग होगा, और यहाँ जीआईसी में हम लोग प्री और मेंस दोनों की चर्चा करेंगे। तो इसलिए हम लोगों का जो एक रवैया होगा, पढ़ने का एक तरीका होगा, उसमें हम लोग फैक्ट, कॉन्सेप्ट, इन सभी चीज़ों को एक साथ शामिल करके पढ़ेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो जो भौतिक भूगोल है इसके अंतर्गत आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आपको क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, चट्टान और उनके प्रकार हैं, कौन कौन सी रॉक्स होती हैं, आग्नेय है, अवसादी है, रूपांतरित है, खास करके इनकी उत्पत्ति आपसे पूछा जाता है। कुछ आपको जो 50 वर्ड वाले हैं इसमें किसी एक चट्टान का डेफिनेशन पूछ सकते हैं और एक चट्टान के डेफिनेशन पूछकर उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी देने को कहा जा सकता है। तो ऐसे सवाल भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर भू विवर्तनिक सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी आपसे पूछा गया है। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी में 3-4 सवाल बनते हैं मुख्य तौर पर, खास करके मेंस के लिए, तो वहां पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद ज्वालामुखी और भूकंप, ये आपके प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। खास करके ज्वालामुखी के दौरान जो बनने वाली स्थलाकृतियां हैं इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से सवाल आपको बनते हैं। फिर इसके बाद है फोल्डिंग यानी कि वलन है और फॉल्ट है। तो वलन और भ्रंश और उससे उत्पन्न स्थलाकृतियां। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जितने भी आपको इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं स्थलाकृतियों से संबंधित कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, चाहे वो आपसे पूछा जाए ज्वालामुखी से संबंधित कौन सी स्थलाकृति बनती है, या फिर आप जब आगे पढ़ेंगे जैसे अपर्दन पढ़ते हैं और अपर्दन चक्र पढ़ते हैं, तो खास करके यहाँ पर डेविस का अपर्दन चक्र आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अब अपर्दन चक्र में और अपर्दन के साथ साथ में निक्षेप भी होता है। तो कटाव और जमाव ये दो अलग अलग विधियां होती हैं। इनसे संबंधित जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, खास करके अपर्दन के लिए या फिर निक्षेप के लिए क्या क्या जिम्मेदार होता है, तो मुख्य तौर पर आपके वाटर होते हैं यानी कि वर्षा होती है जल के द्वारा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो हिमानियां होती हैं, हवाएं होती हैं। तो इन सब से संबंधित कौन सी स्थलाकृति होती है, कुछ स्थलाकृतियां होती हैं जो कि अपर्दन के बाद बनती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि जमाव से बनती हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की स्थलाकृतियों को हम लोगों को देखना है। लेकिन यहाँ पर आपको अलग से जो दिया गया है, डेविस का अपर्दन सिद्धांत आपको पढ़ना है, नदी, भूमिगत जल, वायु, समुद्र की स्थलाकृतियां। तो इससे संबंधित जितनी भी स्थलाकृतियां होंगी उसको आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद हम लोग विश्व के भूगोल में ही बात करते हैं 5th नंबर पर ओशिनोग्राफी का, यानी कि महासागर या समुद्र विज्ञान इसको कह सकते हैं। तो समुद्र विज्ञान में आपको कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, यानी कि उन सभी पाठ्यक्रम को पढ़ना होगा जो आपके समुद्र से संबंधित हैं। अब इसमें देखेंगे तो समुद्र विज्ञान से संबंधित है महासागरीय निक्षेप, महासागरीय नितल है, तो महासागरीय निक्षेप है, महासागरीय नितल है, यानी कि कौन कौन सी चीजें वहां पर निक्षेप होती हैं और किस तरह से यहाँ पर इनका नितल होता है। यानी कि जैसे आप पृथ्वी पर उच्चावच को पढ़ते हैं, रिलीफ पढ़ते हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ठीक उसी तरह से महासागरीय नितल में भी आपको निक्षेप देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर महासागरीय जल का तापमान और लवणता, तो महासागरीय जल की तापमान और लवणता को भी प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो उन सबसे संबंधित आपके ये सभी देखिए मुख्य परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे लवणता में अगर प्री में पूछा जाना होगा
तो आपसे क्या पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि किस महासागर की लवणता ज़्यादा है, या निम्नलिखित में से किसकी लवणता ज़्यादा है, या सर्वाधिक लवणता किसकी है। तो ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। महासागरीय धाराएं और प्री के लिए भी महासागरीय धाराओं से सवाल आपको पूछे जाते हैं। कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी ठंडी है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा प्री के लिए। लेकिन कौन सी जलधारा गर्म है और वो गर्म क्यों है, ऐसे अगर सवाल पूछे जाते हैं तो वो आपके लिए मेंस के लिए हो जाता है। एक सीधा सा कंसेप्ट आप समझिए, सीधा सा एक फंडा समझिए कि जब जहां भी आपको क्यों शब्द का आंसर देना हो, अगर मान लीजिए हम ज्वार भाटा की बात करते हैं, ज्वार भाटा आप जानते हैं क्यों, ज्वार भाटा कैसे आता है, ज्वार भाटा क्या होता है ये पता है, लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए ज्वार भाटा क्यों आते हैं, तब आपका ये सवाल किसके लिए हो गया, मेंस के लिए हो गया। अब ज्वार भाटा से संबंधित कुछ सिद्धांत भी हैं, तो उन सिद्धांतों का भी अगर जिक्र करना होगा तो वो आपका किसके लिए हो जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए। फिर इसके बाद प्रवाल और प्रवाल भित्तियां हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद प्रवाल और प्रवाल भित्तियों में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके उत्पत्ति को पढ़ना है, वितरण को पढ़ना है, और इसका पर्यावरणीय महत्व क्या है प्रवाल और प्रवाल भित्तियों का, ये पढ़ना है। फिर इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है आपका पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में आपको किन किन बातों को पढ़ना है, तो पर्यावरण अध्ययन में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना पढ़ना है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और इसका विवरण पढ़ना होगा, निर्वनीकरण समस्या और समाधान पढ़ना होगा। फिर इसके बाद आपदा और प्रबंधन पढ़ना है। फिर यहाँ पर मानव पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध क्या होता है ये। फिर उसके बाद प्रौद्योगिकी का प्रभाव, कृषि क्रांति पढ़नी होगी, औद्योगिक और सूचना क्रांति। तो ये सारी चीजें आपका किससे रिलेटेड है, पर्यावरण से। फिर इसके बाद अब यहाँ पर जनसंख्या भूगोल आपको पढ़ना होगा। तो जनसंख्या भूगोल में देखिए बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन जब थोड़ा सा आप मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको लेवल हाई करना पड़ेगा जो अब तक आप पढ़ते आए हैं। क्योंकि देखिए अभी तक आप क्या करते थे कि सवाल किसी भी तरीके से आपको मिल गया, आंसर आपने लगा दिया, लेकिन अब क्या है कि जो वो 4 विकल्प बनाए जाते हैं उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, आखिर ये कैसे यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण होगा ये होगा कि जनसंख्या भूगोल में या फिर नगरीकरण में जो आप फैक्ट पढ़ते थे, कहाँ पर ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, तो इस तरह की चीजों के अलावा इससे संबंधित जितने सिद्धांत होंगे उन सभी सिद्धांतों को भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। यहाँ पर आपको जनसंख्या वृद्धि और वितरण के प्रतिरूप दिए हैं। जनसंख्या का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस क्षेत्र में कैसे लोग रहते हैं, तो वो सारी चीजें, और जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है, कैसे होती है, इन सब बातों की चर्चा यहाँ पर आपको करना होगा। फिर इसके बाद है जननांगी संक्रमण सिद्धांत, ग्रामीण और नगरीय अधिवास। तो यहाँ पर अधिवास से संबंधित कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये पढ़ना है। फिर इसके बाद संसाधन की बात करते हैं। संसाधन में हम लोग जो विश्व के भूगोल में या भारत के भूगोल में पढ़ते हैं तो आमतौर पर हम लोग उसको खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको संसाधन संकल्पना और संसाधनों का वर्गीकरण, पहले तो संसाधन की संकल्पना पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, और फिर उसके बाद हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको संसाधन के तौर पर जल को पढ़ना है, जल भी एक प्रकार का संसाधन है, सॉइल पढ़ना है, खनिज और ऊर्जा पढ़ना है। अब इन सभी संसाधनों में आपको क्या पढ़ना है, इसका उपयोग क्या होता है, उस पर्टिकुलर संसाधन की क्या समस्याएं हैं, उसका संरक्षण कैसे होगा, और संसाधन संरक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन से विचारक ने कौन कौन सा संसाधन संरक्षण के सिद्धांत दिए हैं। फिर इसके बाद प्रमुख फसलें भी आपको पढ़नी है। प्रमुख फसलों में अभी तक जैसे आप आर्थिकी से पढ़ते थे कि गेहूं कहाँ ज्यादा होता है, चावल कहाँ ज्यादा होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ना होगा। हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर फसल को लेकर के आपसे सवाल पूछा जाए, उस फसल की भौगोलिक दशाओं को लेकर सवाल पूछा जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपको चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, चाय, कहवा, रबर, इन सभी की भौगोलिक परिस्थितियां, मैं वही कह रहा था कि आपसे ये भौगोलिक कंडीशन पूछा जाएगा, इसकी कंडीशन क्या होती है किसी भी पर्टिकुलर फसल के लिए। इसके बाद वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछा जाएगा, और इसके साथ साथ में उत्पादन और व्यापार। ये देखिए उत्पादन और व्यापार जो शब्द जुड़ा है ये आपके खास तौर पर मेंस में और मेंस में भी खास करके आपको करंट अफेयर्स वाला डाटा तैयार रखना होगा। फिर कृषि के प्रकार और कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं,
इसके बाद अब देखते हैं कि वर्ड में आपको इंडस्ट्री कौन सी पढ़नी है। तो इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो उद्योग से संबंधित पहले तो जितने सिद्धांत हैं और इन सभी सिद्धांतों के साथ साथ में औद्योगिक प्रदेश और उनका व्यापार कैसे है, इन सब बातों को पढ़ना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको परिवहन के कौन कौन से साधन होते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की बात करेंगे तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग के जितने भी साधन हैं उन सभी को पढ़ना होगा। और यहाँ पर पर्टिकुलर बंदरगाह को यहाँ पर डिनोट किया गया है, तो बंदरगाह। फिर उसके बाद सांस्कृतिक भूगोल में भी कुछ बातों को पढ़ना होगा। सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से होते हैं, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल कौन कौन से होते हैं, प्रजातियां और जनजातियां कौन सी होती हैं, प्रदेश की संकल्पना एवं प्रकार इसके कौन से हैं, विकसित और विकासशील देशों की विशेषताएं क्या होती हैं, विश्व के प्रमुख देशों का अध्ययन यहाँ पर करना होगा। एंग्लो अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, रूस, चीन, जापान, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया को। तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका हम लोगों ने पूरा कवर किया पर्यावरण अध्ययन, भौगोलिक चिंतन और उसके बाद विश्व के भूगोल को। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भारत के भूगोल को। तो भारत का भूगोल वाला जो सेक्शन होगा ये आमतौर पर आप जो पढ़ते हैं भारत के भूगोल में, खास करके जीएस के लिए सब आपको वही पढ़ना है। जैसे आपको सामान्य जैसे यहाँ पर आपको विश्व के भूगोल में अक्षांश और देशांतर को पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन अक्षांश और देशांतर रेखाएं जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आगे की चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखनी है। इसी तरीके से भारत के भूगोल में भी भारत का सामान्य परिचय आपको पढ़ना होगा। भारत के सामान्य परिचय के बाद जो हमारा पहला चैप्टर वास्तव तरीके से स्टार्ट होता है वो होता है भारत का भौतिक विभाजन। तो यहाँ पर आपको वही दिया है, भारत का भौतिक स्वरूप आपको पहले पढ़ना है। जो हम लोगों ने क्रम से पढ़ा है उन सभी चीजों को, भारत का भौतिक स्वरूप कैसे है, यहाँ के उच्चावच कैसे हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, इनकी बात। फिर अपवाह प्रतिरूप कौन कौन से हैं, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, जलवायु पढ़ना है, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा को पढ़ना है। फिर इसके बाद यहाँ पर प्रमुख खनिज संसाधन पढ़ने हैं। और इसमें भी देखिए आपको पूरा दिया गया है कि लौह अयस्क पढ़ना है, अभ्रक पढ़ना है, बॉक्साइट पढ़ना है, आणविक खनिज पढ़ना है, ऊर्जा संसाधन। फिर यहाँ पर प्रमुख कृषि उत्पादन में खाद्यान्न और मुद्रा दैनी फसलें पढ़नी है, कौन कौन सी ज्यादा करके नगदी फसलों के रूप में शामिल की जाती हैं। कृषि की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, सिंचाई क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं, औद्योगिक विकास, औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, औद्योगिक नीति कौन कौन सी है। तो तब से लेकर यानी कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक की कौन कौन सी प्रमुख औद्योगिक नीतियां हैं, खास करके करंट अफेयर्स वाला आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लौह इस्पात हम लोगों ने पढ़ा था जैसे भारत के भूगोल में। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉटन है, सीमेंट है, चीनी है और कागज। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको ये 5 उद्योग के बारे में ही पढ़ना है और इनकी अवस्थापना कहाँ होती है, कौन कौन से इसके प्रदेश हैं, इन सभी का, इसके वितरण क्या है, इसका उत्पादन क्या है, और खास करके जो हम लोग पढ़ा करते थे समस्याएं लास्ट में, तो उसको भी आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि और वितरण का प्रादेशिक स्वरूप दिया गया है और इनसे संबंधित समस्या और समाधान, प्रादेशिक विकास का विषमता दिया गया है, कारण और निदान दिया गया है, राज्यों का पुनर्गठन, समस्या और निदान। तो ये आपका पूरा का पूरा जो जीआईसी परीक्षा है इसमें आपको प्री और मेंस दोनों के सिलेबस में आपको ये भी एक पॉइंट दिया गया है सिलेबस में कि जो आपका सिलेबस प्री का है वही सिलेबस आपका मेंस का भी है। तो प्री और मेंस का दोनों सिलेबस आपको इन्हीं चीजों में से आएंगे जिसमें से हम लोग भारत का भूगोल पढ़ चुके हैं। इसको जो लोग आप में से पीजीटी जीआईसी का डालना चाहते हैं लेक्चरर का, वो सभी लोग इसको थोड़ा सा और एनालिसिस कर लीजिए। और ये जो सिलेबस है ये आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाएगा, तो उसको आप वहाँ पर देख लीजिएगा। और अगर एप्लीकेशन पे आप देख रहे हैं तो आपको वहाँ पर ऑल नोट्स में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको भूगोल जीआईसी सिलेबस मिल जाएगा। तो इसका एक बार आप लोग भी अध्ययन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग अपनी बातों को बहुत सामान्य तरीके से एकदम, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है भूगोल तो वहां से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे, अक्षांश देशांतर से होते हुए फिर हम लोग थोड़ा सा लेवल अपना हाई करेंगे। जितना ज्यादा हाई तक की जरूरत है उतना हाई तक हम लोगों को पढ़ना होगा। तो इस पे कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है।
सही से आप एक बार सिलेबस की एनालिसिस कर लीजिए। मेंस के लिए भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, प्री के लिए भी बिल्कुल टेंशन नहीं, क्योंकि हम लोग अब अगर आप पीजीटी में देना है या फिर जीआईसी देना है तो दोनों को एक साथ में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बहुत अच्छे से इसको तैयार करवाया जाएगा। जीआईसी का हमारा बैच स्टार्ट भी हो चुका है, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9795777327 पर ज्वाइन जीआईसी ज्योग्राफी लिख करके आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको जल्दी ही हमारी टीम संपर्क कर लेगी और आपको बता देगी किस तरह से आपको एडमिशन कराया जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।